डिस्कशन करनी थी कुछ टॉपिक्स के जो हम लोग पढ़ चुके हैं. लेट्स सी आप लोग कितना पढ़ के आए हो, राइट? ओके, वी हैव अंशिका है, हरीश है, कृतिका है, कृति है सॉरी, महक, नीता, प्रीति, स्वात्विक, शालिनी, शिवेश, शिवांश सॉरी, सिमरन, सत्येंद्र, सूर्यांश, राइट? बेटा पढ़ के आए हो? जल्दी बताओ. मैम क्या पढ़ना था? होमवर्क में दिया था ना टॉपिक पढ़ के आने के लिए, ये वाले. मैम मैं नहीं था क्लास में. तू नहीं था क्लास में? पूछेगा नहीं किसी से होमवर्क है? कोई बात नहीं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो तूने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है उतना से तो पूछूंगी मैं, उसका तो बहाना नहीं है, राइट? चलो फटाफट से ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट पे आते हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनर्जी. यार अब मेरे को ये नहीं पता कि इतनी बैटरी में इतनी नेट में पिक करेगा या नहीं. हाँ पिक कर गया, ठीक है बेटा. तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हाउ मच कॉन्सेप्ट डू वी नो. ठीक है, जितना हमें कॉन्सेप्ट आता है वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अकेले बैठ के जब पढ़ते हैं ना हमें लगता है हमें आता है, लेकिन जब सामने से पूछा जाता है और आप एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं आपको खुद भी तभी पता चलता है. तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो बेसिकली मॉक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी पे जो हमने साथ में रिकॉल किया, ठीक है? और कुछ नहीं पूछ रही मैं आपसे, राइट? सो सबसे पहले ये डायग्राम आपको सबको दिख रहा है, पिक्चर? Yeah, ma'am. ठीक है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है दिस इज अ पार्ट ऑफ ए सेंट्रल डोगमा. तो सेंट्रल डोगमा बेटा किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक. फ्रांसिस क्रिक, शाबाश. ठीक है, सेंट्रल डोगमा कहता है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. 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 और डीएनए से सर्कल बन के डीएनए बन रहा है. तो ये डीएनए से जो डीएनए बन रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. 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 डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी गुड, तुम लोगों को आता है ना. तो ये जो पीछे पिक्चर है ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, ठीक है जी. सो इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक है मेरे पास कोडिंग स्ट्रैंड. कौन सा प्यारा बच्चा मेरे को इसका डिफरेंस बताएगा? मैं फोन से ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसी से नेट ज्वाइन किया है, तो तुमको अच्छा बताना पड़ेगा मुझसे. कौन बताएगा मुझे कोडिंग स्ट्रैंड के बीच में और टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में बेसिक फर्क है? ट्रांसक्रिप्शन में कौन रोल प्ले करेगा, कौन नहीं रोल प्ले करेगा एग्जैक्टली? गुड हाँ इवनिंग अंशिका. मैम. गुड इवनिंग हर्ष. हाँ अंशिका बेटा बता. मैम जो टेम्पलेट स्टैंड होता है वो कोड करता है, पर जो कोडिंग स्टैंड होता है वो कोड नहीं करता है. हाँ, तो ये आगे कोड करेगा और कोड करके क्या बना देगा? एमआरएनए. लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड कुछ भी कोड नहीं करता, फिर भी हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड बनाते हैं. वेरी गुड अंशिका, शाबाश बेटा. अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है तो मुझे बता ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो अब ये इससे एमआरएनए बनना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख देख के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बननी है, तो मुझे बता कि प्रमोटर के ऊपर जब भी कोई नया स्ट्रैंड बनता है तो उसके लिए काम करता है पॉलीमरेज. अब पॉलीमरेज को प्रमोटर के ऊपर रखने कौन आएगा? प्रमोटर खुद तो चढ़ नहीं सकता, इसको पॉलीमरेज पे छोड़ने के लिए कौन आता है ट्रांसक्रिप्शन में फर्स्ट स्टेप में, इनिशिएशन में? बेटा पिक्चर से याद किया था रणवीर सिंह की मूवी से. कौन आएगा? सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर. सिग्मा मूवी से याद किया था ना, सिग्मा फैक्टर. और बेटा यहाँ से जब वो एमआरएनए का पूरा स्ट्रैंड बना लिया, लेट्स से ये बन गया मेरा एमआरएनए, अब पॉलीमरेज का काम खत्म हो गया, तो पॉलीमरेज को उतारने के लिए कौन आता है बेटा? रो फैक्टर. हाँ, रोने वाला रो फैक्टर कि हाँ ये हो गया विदाई हो जाएगी. करेक्ट, गुड. अब अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से देखना, इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी डायग्राम से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है? जब पढ़ोगे यू विल सी. तो जब यहाँ पे मेरा एमआरएनए का स्ट्रैंड बना, ये ऐसे बन गया, या बनता चला जाता है आगे आगे इस डायरेक्शन में, और ये पीछे वाला नीचे उतरता चला जाता है. तो ये जो बाहर निकला सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से जो बाहर निकला, इसका यहाँ पर कौन सा एंड होगा? 3 प्राइम एंड होगा या 5 प्राइम एंड होगा? 5 प्राइम. 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड होगा. यस, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड है ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो 5 प्राइम एंड होगा. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? अभी मैं तुमको क्वेश्चन दिखाती हूँ, तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुमको बोर्ड्स में, ठीक है? तो जो मैं बता रही हूँ सब कहीं ना कहीं बोर्ड्स में इंक्लूड हो सकते हैं. तो ये 5 प्राइम एंड हो गया,
ठीक है, ये 3 प्राइम एंड हो गया, राइट। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, चलो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होती है, Yes, ma'am. होती यो है, यो मैम। ठीक है बेटा। तो मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल का केस है, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो उसकी लोकेशन क्या होगी? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस? Nucleus. साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल ना, तो साइटोप्लाज्म होगा ना, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं उसमें। तो ये एक क्वेश्चन है जो बार बार गलत Yes. होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल हम लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग यूकैरियोटिक सेल लिख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया सेल, ये बना दिया मैंने सेल। यूकैरियोटिक सेल में मैं न्यूक्लियस भी बनाऊंगी। तो मुझे बताओ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? साइटोप्लाज्म। श्योर? बिल्कुल, यो यो मैम। रेप्लिकेशन यहाँ होती है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? साइटोप्लाज्म। और यूकैरियोटिक सेल में Nucleus. न्यूक्लियस में होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ होती है? Ma'am, नहीं होती. नहीं होती पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, है ना। साइटोप्लाज्म बोलता चला जा तोते की तरह। यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एमआरएनए के साथ मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? Cytoplasm. नहीं बेटा, न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन न्यूक्लियस में ही होती है, ओके। एंड वी हैव द लाइट, चार्जिंग के लेवल है, ठीक है। अब मेरे को बता ट्रांसलेशन कहाँ होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? Cytoplasm. और यूकैरियोटिक सेल में? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. हाँ, बस साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है, बाकी सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। समझ आई ये बात? मैम। Yes, ma'am. बेटे ये बात ऐसी बना लो, वैसे आपने वहां पे बनाई है नोट्स के टाइम, लेकिन इसको ऐसे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बनाओ इसे। एक सेकंड के लिए ना ये ब्लिंक करेगा, मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जाना मत, ओके। ये मैम। Yes, ma'am. आवाज आ रही है? यो यो मैम। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यो यो मैम। एक बार रीचेक कर देती हूँ। ये जो फिर लेट आए फिर बाहर है। बेटा इस क्लास में जल्दी आ जाए करो, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तुम बाहर ही रह Ma'am, जाते हो। join new Riti class. मैं चेक कर लूँ कोई फिर रह गया। अच्छा ये बताओ तुमने फॉर्म भर दिया आलम सर ने भेजा था? ये मैम। Yes, ma'am. बेटा वो फॉर्म भर देना, वो बहुत काम आता है जब बाद में स्कॉलरशिप्स आती है ना, तो फिर आप अलग अलग से फॉर्म भरते हो, फिर बहुत परेशान होते हैं सारे। तो वो फॉर्म भर देना। अगर आप किसी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड आपकी सारा डिटेल्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में एलिजिबल होंगे ना, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है जो मिल सकती है, टाइम में अप्लाई करना होता है, समझ आई? Yes, ma'am. उसकी गाइडेंस तभी मिलेगी ना जब आप खुद भी अप्लाई करोगे, राइट। सो मेक श्योर कि आप अपनी डिटेल्स लिखो, ठीक है। चलो वापस आते हैं, कहाँ गया? देख बेटे, ये अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के एग्जैक्टली बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। इन केस यू रिमेंबर, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, इसलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती नहीं है। तो अगर सीधा ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम आके ऐसे अटैच हो जाते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस चेन ऑफ राइबोसोम जो एमआरएनए के ऊपर लग गई है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आपका क्या बुलाते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम, पॉलीसोम या फिर Polyribosome. पॉलीराइबोसोम, यस
देखो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है ना, ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ध्यान रखना। टेम्पलेट को देखकर, यहाँ देख लो ध्यान से, अभी क्वेश्चन आएगा 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ पोलैरिटी है, इधर को जा रहा है। टेम्पलेट को देखकर एमआरएनए बना है जिसकी पोलैरिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, और जो सीक्वेंस हमारी एमआरएनए की होगी, क्या वो सेम नहीं होगी कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी? यस मैम, ऑलमोस्ट। मैम कॉम्प्लीमेंट्री तो होगी, क्योंकि टेम्पलेट को देख के कोडिंग बना है और टेम्पलेट को देख के एमआरएनए बना है, तो सेम तो होगी। फर्क क्या होगा? यूरेसिल और थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। कोडिंग स्ट्रैंड और ये डीएनए है ना, तो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन है, लेकिन जो एमआरएनए बनेगा उसमें एडेनिन का ऑपोजिट यूरेसिल लग जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखिए, लेट्स सी कौन सबसे पहले से सॉल्व करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी एनसीईआरटी गई है। तो बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ, कॉपी में करना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी कौन करता है, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन आ सकता है स्कूल में भी, और ये आपको नीट में भी आ सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे सारे रेज योर हैंड जिसके सीक्वेंस हो। पूरी सीक्वेंस पूछूंगी मैं तो, प्लीज मजाक में मत करना। शिवांशी होगी बेटा? यस मैम। ठीक है, शिवांशी किसकी सीक्वेंस इसने दे रखी है? ये किसकी सीक्वेंस है? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या कोड करता है कुछ? नो मैम। नहीं करता, गुड। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस को देखिए, किसकी लिखनी है आपने? एमआरएनए। एमआरएनए की लिखनी है। ठीक है बेटा, तो मुझे एमआरएनए की सीक्वेंस बता, कहां से स्टार्ट करूं, 5 प्राइम या 3 प्राइम? 5 प्राइम। 5 प्राइम। ठीक है, अब बता क्या लिखूं? AUGC 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 AUGC। सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है भाई। सिर्फ जो चेंज होगा, दैट इज थायमिन के ऑपोजिट आपके पास ए ही रहेगा, लेकिन ए के ऑपोजिट आपके पास यूरेसिल आ जाएगा। तो कुछ गलत बोला तूने? हाँ, देखो ये वाली सीक्वेंस अपने लिख ली है ना, तूने सही बोला है, मैं इनको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? अभी हमने खोला था ना टेम्पलेट, कोडिंग स्टैंडर्ड नोट कोडिंग स्टैंडर्ड, इसके ऊपर से क्वेश्चन आया है। यार ये क्वेश्चन ना गलत हो सकता है, इसको ध्यान से एक बार देख लो। ये सीक्वेंस है ना, तो यहाँ पर जो एमआरएनए बना है उसकी सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एमआरएनए जो बना है, सबसे बड़ी जो गलती हो जाएगी वो ये कि इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी। ये 3 प्राइम एंड था, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड रहेगा। और देखो कोडिंग स्टैंड भी 5 प्राइम एंड है। अब कोडिंग स्टैंड की सीक्वेंस दे रखी है AUGC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी सीक्वेंस बताना टेम्पलेट स्ट्रैंड की AUGC के ऑपोजिट, बोलो। मैम इसमें ATGC नहीं होगा? ATGC। अब बता टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सीक्वेंस क्या होगी? टेम्पलेट CG CG है ना, स्पेगेटी करने की जरूरत नहीं, सिंपल करके करेंगे। अब बीच में एमआरएनए बना, किसको देख के बना एमआरएनए? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट है ना, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। को बताओ अब मैं यहाँ क्या सीक्वेंस लिखूं? एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये भी यही बोल रही थी ना? एक्जेक्टली करेक्ट। तो आपको सिर्फ एडेनिन के ऑपोजिट यूरेसिल चेंज करना था। ठीक है, कंफ्यूजन बस यही आती है किसको देख के लिखना है। तो याद रखना टेम्पलेट को देख के लिखा जाता है, कोडिंग और इसकी सेम होती है, इट्स जस्ट दैट ये फर्क है इनमें, तो कोई फर्क नहीं है ना बेटा, बाकी सब तो सेम है। क्लियर? अभी समझ आया? ये मैम।
ठीक है। अच्छा, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे तो गलत है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। लोकेशन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है। कितने स्टेप की है? कितने स्टेप की है तुम्हारे सामने यार? 3 3 स्टेप की है। ये है डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम खोल दिया मैंने। 3 स्टेप्स की है, राइट। चलो एक सेकेंड। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होगा? स्प्लाइसिंग। splicing, तीन स्टेप होते हैं। पहले टोपी पहनाएंगे, ऐसे याद किया। देख, जब हम कोई निमोनिक या कोई स्टोरी करते हैं ना बेटा, अगर उसको बार बार रिकॉल नहीं करेगा ना तो वो भूल जाएगी, क्योंकि तो इंसान है ना, तो भूलेगा ही ना, कोई भी भूल जाएगा। तो हमने याद किया था उस टाइम पे कि सबसे पहले हम टोपी पहनेंगे, हम इसकी बंदर जैसी पूंछ लगा देंगे, और इसके बाद चॉप 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 चॉप, ये शेफ है, और इसके बाद ये क्या करने लग जाएगा? चॉपिंग, चॉप चॉप। ठीक है, तो अब बता सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैपिंग। 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 तो ये रिवाइज करना है। नई चीजें पढ़ के क्या करोगे कि पुरानी भूलते जाओगे ना, तो रिवीजन इज द की। तुम्हारी प्रॉब्लम रिवीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले टोपी पहनाएंगे। टोपी कौन से एंड पे बनाते हैं? 5 प्राइम। 5 प्राइम एंड पे। और टोपी की कॉम्पोजिशन क्या है? गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट वाली टोपी पहना दी। फिर टेल जो है वो कौन से एंड पे लगती है? 3 प्राइम। 3 प्राइम एंड पे। टेल की कॉम्पोजिशन क्या है? किससे मिलके ये टेल बनी है? नाइट्रोजनस बेस था कोई? adenylate residue, हाँ, ए से मिलके बनती है। गुड। तो पहले कैपिंग कर दी, उसके बाद तुमने उसकी टेल कर दी। अब तुम चॉपिंग करोगे ना, चॉपिंग इज नोन एज splicing, स्प्लाइसिंग। बेटा। स्प्लाइसिंग में कौन सा पार्ट निकाल देगा इस एमआरएनए? intron, इंट्रॉन्स। हाँ, इंट्रॉन्स को निकाल देंगे, क्योंकि दे डजंट कोड फॉर एनीथिंग। रखोगे किसको? axon, तो नाउ द एमआरएनए हैज बीन फॉर्म, करेक्ट। इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनते नहीं है इसमें, ओके। तो ध्यान से पढ़ा करो जिस चीज को पढ़ रहे हो। अगर मैं वही स्टेप ले जो मेरे को अभी सुराज ने अच्छे से बताया था, ये पहले सिग्मा फैक्टर आता है, पॉलीमरेज को लाता है, देखो पॉलीमरेज आगे कर रहा है, फिर उसके बाद रो फैक्टर आता है जो पॉलीमरेज को नीचे उठाता है, और ये आरएनए आपका बन गया। लेकिन ये इमेच्योर है, इसको मेच्योर करने के लिए हम लोग आगे वाला प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये देखो ये बैक्टीरिया का केस है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इमेच्योर लिखा ही नहीं था, सिर्फ आरएनए रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो ध्यान से पढ़ लिया करो ये क्या बोल रहा है। तो बैक्टीरिया के साथ में प्रोक्रियोट लिख ले, ओके। चलो अब हम लोग टेक्निक्स के पास जाते हैं। टेक्निक्स भी बोली थी ना पढ़ने के लिए, लेट्स रिवाइज दैट। फटाफट से मेरे को बताओ, इसमें बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। GIFT 3 चीजें पूछूंगी मैं। एक तो फुल फॉर्म, वो हाथ खड़ा करना जिसको तीनों आंसर पता है। दूसरा, प्रोसेस कैसे होता है ये। और तीसरा, कब करते हैं, व्हेन टू यूज, कब यूज करते हैं हम ये टेक्निक। लेट्स सी फॉरवर्ड क्या है। हर्ष बोल बेटा। फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर हम गैमीट को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल में, और ये तब यूज करते हैं जब क्या बोलते हैं स्पर्म पहुंच नहीं पाते, उनकी क्वालिटी खराब होती है। नहीं बेटा, तोहफा हमने कहा था महिला को देंगे, फीमेल को देंगे। तो जर्नली गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम यूज करते हैं जब फीमेल फर्टिलिटी में प्रॉब्लम, ठीक है। जर्नली तब यूज करते हैं फीमेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, फीमेल के केस में प्रॉब्लम है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, या फिर उसमें फॉर एग्जांपल एग नहीं बन रहा। तो अगर किसी फीमेल में एग नहीं बन रहा लेकिन यूट्रस बिल्कुल सही है, तो बेबी को रख सकती है, लेकिन उसके अंदर एग की फॉर्मेशन नहीं होगी, मे बी उसकी ओवरी में कुछ इशू है। इन दैट केस हम लोग उसका ओवम उसको यहाँ पर ओवम दे देंगे, ठीक है। तो फीमेल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम में हम जर्नली इसको यूज करते हैं, समझ आई। तो ऐसे याद रखना कि किसी फीमेल को गिफ्ट दिया, बस तो कोई यही बात याद रखनी है, बाकी तो तूने सही बोल दिया है ना। तो हाँ, गैमेट में हम कभी कभार स्पर्म भी किसी किसी केस में आपको यूज करने को मिलेगा,
कि स्पर्म को भी डाल दिया, लेकिन मेनली हम इसे तब यूज करते हैं जब फीमेल फर्टिलिटी का इशू हो। जब मेल को फर्टिलिटी का इशू हो, उसका स्पर्म बन रहा है लेकिन उसमें मोर्टेलिटी नहीं है या उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो अगर मेल फर्टिलिटी इशू है, स्पर्म सही से फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मेल फर्टिलिटी इशू, ऐसा नहीं है जरूरी। मान लो फीमेल का यूट्रस ही सही नहीं है, वो जैसे ही कोई स्पर्म आता है उसको मार देता है, ठीक है, यूट्रस हॉस्टाइल नहीं है, तब भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। स्पेसिफिकली मेल के लिए एक टेक्निक कराई थी बस, इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हाँ, द टेक्निक इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी के केस में या फर्टिलिटी इश्यूज के केस में यूज करते हैं। इसे लिखो प्लीज, कौन सा पेज नंबर है 64. बेटा? 64 में ICSI के आगे लिख दो, मेल फर्टिलिटी इश्यूज में यूज करते हैं। ये बार बार आपसे नीट भी पूछता है, तो आपको स्कूल के MCQ में भी आ सकता है। इसमें करते क्या है? ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। स्पर्म को सीधा इंजेक्ट करते हैं। इसमें स्पर्म को पहले कैपेसिटेशन करवा देते हैं, मतलब पकड़ के पहले धो देते हैं, उसके बाद इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जायगोट बनेगा। भी ये लेबोरेटरी में करें कि कहाँ करें? लैब में करें। अब इसके बाद फीमेल की बॉडी में डाल देंगे। डिपेंड करता है फीमेल डोनर मतलब सरोगेट मदर है या एक्चुअल मदर है, दैट डिपेंड्स केस टू केस। कितना जायगोट की कंडीशन है वो भी डिपेंड करता है, फैलोपियन ट्यूब में डालूं मैं इसको या फिर यूट्रस में डालूं। बस याद रखना है ये मेल के केस में यूज होता है। क्लियर? Yeah, ma'am. ये टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, अब आते हैं एनवायरमेंटल इशू पे। तो मेरे को कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कर दो केस ऑफ आर्कटा मार्श। आर्कटा मार्श का क्या केस है, क्या स्टोरी है, अपनी लैंग्वेज में बताना, लेकिन थोड़ा अच्छे से बताइए। एक ही बच्चा बढ़ के आया, लगा लूं मैं? है चल हर्ष। एक आर्कटा नाम की जगह थी कैलिफोर्निया में, जहाँ पे सीवेज की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सीवेज की प्रॉब्लम थी कि उसको डंप करते थे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए वहाँ पे नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट के अलावा एक नया इंट्रोड्यूस किया गया इनोवेटिव मेथड, जिसमें 6 मार्शेस थे 60 हेक्टेयर्स लैंड के अंदर, और उन मार्शेस में प्लांट्स और बैक्टीरिया थे जो एब्जॉर्ब कर ले रहे थे जो भी मतलब आयंस वगैरह, और उसके बाद वाटर प्योर करके वो रिवर में डाल दे। वेरी गुड। इसको मैनेज कौन करता है? मैम फोम। फुल फॉर्म ऑफ फोम इज फ्रेंड एसोसिएशन ऑफ आर्कटा मार्श। फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, ठीक है, गुड। देखो, नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट हुई जो आप लोगों ने पढ़ा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, काफी सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो इसी के अंदर रह जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 6 बड़े बड़े मार्शेस बनाए। कितने हेक्टेयर लैंड पे थे हर्ष? 60 हेक्टेयर। 60, तो 6 से 60 याद रखना है हमें, ठीक है। 60 हेक्टेयर लैंड पर थे इन्होंने ये मार्शेस बनाए। अब ये पानी, जो गंदा पानी सीवेज का पानी है, साफ होने के बाद भी ये मार्शेस के थ्रू धीरे धीरे पास कराते हैं। ये इतना धीरे पास होता है ना कि इसके अंदर ग्रो करने वाली एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे गंदे चीजों को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो पानी पास होता है वो काफी हद तक साफ होता है। अब ये पानी के बाहर रिलीज कर देते हैं रिवर वाटर, ठीक है। तो ये जब वाटर को रिलीज कर देते हैं बाहर, तो ये पानी काफी हद तक साफ है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है ये, और इसको वहीं के लोग रेगुलेट करते हैं। इनका नाम है फॉर्म, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। बहुत अच्छी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। तो अगर आर्कटा मार्श पे क्वेश्चन आएगा हर्ष, तो तू लिख सकता है, क्योंकि तेरा बहुत अच्छे से दिया है। गुड जॉब, शाबाश। चलो, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है द केस ऑफ अहमद खान। अहमद खान जी का क्या केस था? केस स्टडी है इनकी। बेटा अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आता है ना, तुम अच्छे से नंबर ला सकते हो इस पे। सिंपल सी है ये एक ही पढ़ के आया है और कोई नहीं है पढ़ के आया इको। तुम्हें इको से प्रॉब्लम क्या है यार? तुम हल्के में ले रहे हो, इको आती नहीं है पेपर में सॉल्व करनी, पढ़ना पड़ता है इसे। चल बेटा बता। मैम अहमद खान एक इंजीनियर थे जो बेंगलोर में रहते थे, और उधर प्लास्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक
पॉली ब्लेंड मतलब फाइन पार्टिकल्स में प्लास्टिक को करके और उसको रोड्स में यूज किया, जिसकी वजह से रोड्स और स्ट्रॉन्ग मतलब टफ हो गए और खराब भी नहीं होते। कैसे यूज करा उन्होंने पॉली ब्लेंड के साथ? पॉली ब्लेंड के साथ मिक्स किया जो रोड का मटेरियल है। नाम क्या है उसका? वही जो काले काला सा होता है और पैरों में चिपक जाता है अगर नए ताजे रोड के ऊपर से चल जाओ तो, बिटुमेन है ना? यस मैम। हमने ऐसे याद किया था ना, पॉली ये दोस्त है और बिट्टू बहुत अच्छे दोस्त है, पॉली और बिट्टू। तो पॉली ब्लेंड और बिटुमन को मिला के हम इन्होंने क्या किया, रोड्स ले करे। तो क्या हुआ कि बिटुमन तो हम यूज करते ही हैं, उसके अंदर पॉली ब्लेंड, बट इस पॉली ब्लेंड पार्टिकल्स है, ये प्लास्टिक की जैसे तुम्हारे घर में पॉलिथीन है ना, उसको इतना फाइन पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया ना, तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स है और कुछ नहीं है। तो इस प्लास्टिक को जब बिटुमेन के साथ मिलाया तो जो रोड्स है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। प्लास्टिक काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो रोड्स जो ले करे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अहमद खान क्या करते थे, क्योंकि वो उनका काम प्लास्टिक बनाने का ही था, तो उनको रियलाइज हुआ कि जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन है वो भी उसका कॉन्ट्रीब्यूटर है। इसलिए उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि जो प्लास्टिक का बन चुका है, मैं कम से कम उसको यूज करने का तरीका बताऊं, राइट? तो इस तरीके से उन्होंने किया। बेटा कौन से कॉलेज की मदद ली थी उन्होंने, हेल्प ली थी उन्होंने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की? नाम नहीं याद पर बेंगलोर में था केस। हाँ तो बेंगलोर में ही। देख के बता किसकी मदद की थी, बताओ भाई। ये तो देखी आरवी कॉलेज। आरवी कॉलेज, यस, आरवी कॉलेज, ठीक है। तो पॉली और बिट्टू दोस्त है, वो आरवी कॉलेज जाते थे, राइट? आरवी कॉलेज याद रखना मुश्किल हो जाता है, पर और किसी कॉलेज का नाम कौन सा तुम करते हो यार, तो फिर तो याद हो ही सकता है ना। तो ऐसे इसको याद करना था, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मुझे फटाफट से बताओ द डिफरेंस बिटवीन स्पूलिंग एंड इल्यूजन। सोचो, ये तो पढ़ा है, ये तो इसी क्लास में पढ़ा, बायोटेक तो हमने पूरी रिवाइज करी थी ना। तो अगर तुमने साथ साथ में पढ़ा तो तुम फिर ये तो आता होगा। बेटा अगर सिर्फ हर्ष आंसर दे रहा है ना, अगर हर्ष ही रिवाइज कर रहा है, तो तुम सारे क्यों आए क्लास में? हाँ, बुरा नहीं लगता तुमको कि तुम नहीं आंसर दे रहे? श्रेयांश, स्पूलिंग और इल्यूजन का फर्क नहीं पता? अंशिका, सात्विक, मयंक, नीता, शिवांशी, शिल्पी। बेटा दिस इज वेरी बेसिक ना, हमने ये तो साथ ही रिवाइज किया है। अगर मैं रिवाइज कराऊंगी और तुम पढ़ोगे नहीं घर जाके, तो फिर तो रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो मैं सिलेबस आगे करा देती, एटलीस्ट ये हो जाएगा ना कि मैंने सिलेबस और आगे करा दिया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिवीजन इफ यू डोंट स्टडी योरसेल्फ? क्यों नहीं पढ़ा सूर्यांश, सत्येंद्र, स्वाति? हम्म, बता स्पूलिंग का फर्क बता, बट स्पूलिंग सूर्यांश। हे भगवान, स्पेसिफिक नाम बोलो तो बच्चा वैसे डर जाता है। अच्छा ठीक है, किसी को स्पूलिंग पता है? चैट में लिख सकते हो, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हर्ष, यस मैम। तुम नहीं लिखोगे अभी, ठीक है? सारे बच्चे राइट द आंसर ऑफ स्पूलिंग इन द चैट बॉक्स एंड इल्यूजन इन द चैट बॉक्स। यू हैव 1 मिनट। बोलने में शर्म आ रही, लिखने में तो नहीं आएगी ना? चलो लिख दो, तो मैं नहीं बोलूंगी कुछ। यू हैव 2 मिनट्स, फटाफट लिख के बताओ व्हाट इज स्पूलिंग एंड व्हाट इज इल्यूजन। तुमको जैसा आंसर आता है वैसा, लेकिन अगर ऐसे रिवाइज कराओगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। इतना ठंडा मौक नहीं लेती यार मैं, तो मैं तुमको सिलेबस आगे करा दूँ, ज्यादा बेहतर है। तो मुझसे पूछेगा क्या करा है, तो मेरा तो हो ही जाएगा ना, कितने सारे चैप्टर करा दिए मैंने। वो अलग बात है क्लास रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी इसलिए। राइट इन द चैट बॉक्स। अगर बोलने में शर्म आ रही है तो चैट पे लिख के बता दो, फिर मैं किसी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलूंगी, फॉर श्योर। अगर आप चैट में लिखते हो तो चैट में पूछूंगी तुमसे फिर। 30 मिनट्स रन।
बेटे विच वन इज स्पूलिंग और इल्यूजन? हरीश किसके लिए लिखा है? स्पूलिंग मैम। स्पूलिंग के लिए, ठीक है। और इल्यूजन? जब आंसर तेरे को पता तो बोल के नहीं रहा। अच्छा चल, तू तो बोलता है वैसे, तू चुप है। अंशिका कहाँ से लिखा आंसर कॉपी करके बेटा? ये मैम तुम्हारी खुद लिखा है। ये तुम्हारी लैंग्वेज तो नहीं है। नहीं मैम, मेरे को जितना याद था मैंने वो लिख दिया स्पूलिंग का, मतलब वो नहीं था पता, और इल्यूशन मेरे को पता था दिस इज नॉट पूरी गारंटी के साथ। गुड़िया ये तेरी लैंग्वेज तो नहीं है। मैम मैंने खुद लिखा है। खुद लिखा है? यो मैम। ठीक है, कौन सा फ्लूइड बेटा? मैम वो नहीं आ रहा है, तभी तो फ्लूइड लिखा है। ओके। कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस? कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस? मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें वो होता है एग्रोजेल वगैरह होते हैं। एग्रोजेल वगैरह होते हैं, वो वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइसोलेशन ऑफ होता है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन होता है, तो कैसे निकालते हैं उसमें से इल्यूजन में? मैम इसको स्टेनिंग वगैरह करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, जिसके कारण इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें से सबसे छोटा वाला लेते हैं हम। अच्छा, सबसे छोटे वाला लेते हैं, उसको इथीडियम ब्रोमाइड से मैंने कलेक्ट कर दिया। करेक्ट। इल्यूजन क्या है उसमें? मैम जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको एग्रोस जेल में डालते हैं पहले, उसमें से उसको निकालना इल्यूशन बोलते हैं। एग्रोस जेल से बाहर निकालना? ये मैम। कैसे निकालते हैं? मैम वो नहीं पता है? इतना पता है कि इल्यूशन के जरिए निकालते हैं एग्रोस जेल की फ्रेगमेंट को। पेपर है इसके ऊपर निकालती हूँ मैं, कोई डाई लेके निकाल रही हूँ, यूवी लाइट डाल रही हूँ उसके ऊपर, कैसे निकाल? यूवी लाइट। यूवी लाइट डाल रही हूँ, ठीक है अंशिका ना? ठीक है बेटा। ये मैम। इसमें डीएनए फ्रेगमेंट को अलग किया जाता है और प्रोटीन को रिमूव किया जाता है। अच्छा प्रीति, प्रोटीन रिमूव का कोई लॉजिक नहीं था, डीएनए फ्रेगमेंट को निकाला जाता है, ठीक है मैम। इल्यूजन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर निकालते हैं। The DNA binding separate out of the gel in gel nucleus, putting the DNA separate by adding chilled ethanol. बेटा कृति, जब चिल्ड एथेनॉल डाल दिया तो डीएनए फ्रेगमेंट अलग तो हो गया, लेकिन उसको अपन स्पूलिंग नहीं कहते हैं। फिर हम इसके अंदर व्हाट इज स्पूलिंग, ठीक है। अब आप आंसर देख लो, वैसे अगर तुमको इतना आंसर आता था तो तुम आंसर दे सकते थे, है ना? इसमें इतनी शर्माने की बात नहीं है, ट्यूशन में शर्माओगे तो कहाँ जाओगे यार, यही तो तुम्हें बोलना सीखना है। ये रहा तेरा डीएनए फ्रेगमेंट, है ना? तो क्या करोगे आप, इसके अंदर रोड डालोगे, आज की रोड होती है आपने स्कूल में शायद देखी भी होगी, तो घुमा दोगे इसको, जैसे नूडल्स के लिए नहीं करते हम, ऐसे फॉक डालते उसे घुमा देते, उसके आसपास नूडल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे डीएनए का फ्रेगमेंट ऐसे आसपास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पूलिंग। अब मैंने जब रॉड को पीछे खींचा, देखो एनसीईआरटी में ना डायग्राम बना हुआ है, इसलिए मैं इतना स्पेसिफिक पूछ रही थी और बता रही थी कि अब जब उसको निकालोगे ना तो ऐसे लगेगा व्हाइट व्हाइट सा थ्रेड बाहर निकल आएगा, दिस इज नोन एज स्पूलिंग, ठीक है। तेरा प्रोसेस सही है लेकिन तूने कंप्लीट नहीं किया उसको। इल्यूजन क्या होगा? इल्यूजन होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्लैब है, ठीक है, इट डजंट मैटर कौन सा फ्रेगमेंट निकालना, जरूरी थोड़ी तुमने डीएनए को उसके साइज के अकॉर्डिंग अलग कर दिया, दैट इज करेक्ट, लेकिन हो सकता है ना कि तुमको मीडियम साइज वाला चाहिए था, मुझको ये वाला डीएनए चाहिए, मेरी मर्जी, कोई भी डीएनए चाहिए हो सकता है यार, ये चाहिए मुझे, तो मैं इसको बाहर निकालूंगी। कैसे? इतनी जो जेल है ना, इस जेल को मैं उखाड़ लूंगी। जैसे कभी तुमने देखा ना कि घर पे कभी देखना गार्डनिंग जब करते हैं पेरेंट्स, छोटा बहुत किचन गार्डन तो सबके घर में इधर उधर होता ही है, तुम देखा होगा कभी कभी वो खुरपी लेके मिट्टी को ऐसे उखाड़ते हैं, तो मिट्टी होती है ना उसको थोड़ा थोड़ा उखाड़ते हैं ताकि उसमें एरिएशन हो जाए, एयर वगैरह आराम से जा सके, पानी अच्छे से घुल पाए। नहीं तो कभी तुम घास पे बैठे हो तो मिट्टी नहीं उखाड़ने लग जाते हो, वैसे ही उसी तरीके से जेल को पूरा से उखाड़ लेते हैं, पूरी जेल को ही उखाड़ के बाहर ले आते हैं। अब इसको स्टडी करेंगे, तो दिस इज नोन एज इल्यूजन। समझ आया फर्क? यस मैम। तो इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि दोनों सुनने में बहुत ज्यादा एक लगते हैं, ठीक है। तो इल्यूजन और स्पूलिंग का बहुत माइनर सा फर्क है, आई होप अब आपको क्लियर होगा, है ना? मैं स्पूलिंग कर दोगे रिपीट? स्पूलिंग बेटा कुछ नहीं, सिंपली तूने क्या किया था, एक सेल लिया था
और तू इसमें से डीएनए अलग करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि तुझे डीएनए को स्टडी करना है, तो तूने इस सेल के अंदर वो सारे एंजाइम डाले जो सेल को तोड़ देगा, ठीक है। इसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए अगर बैक्टीरिया का है तो काइटिनेज डाल देगा, ठीक है। प्लांट सेल है तो सेलुलोज को तोड़ना है, ठीक है। एनिमल सेल है तो सबका डिफरेंट कंपोनेंट है, तूने सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन तुझे बस क्या नहीं तोड़ना है, डीएनए। तो डीएनए मत डालियो। तो जब तूने सेल को तोड़ दिया तो सब कुछ तैर रहा होगा, सारी गंदगी तैर रही होगी ना, आरएनए फ्रेगमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब कुछ तैरेगा। उसी के साथ तेरा डीएनए भी कहीं तैर रहा होगा, डीएनए के थ्रेड भी तैर रहा है। अब तू क्या चाहता है, डीएनए को बाहर निकालना चाहता है, तो क्या करेगा, डीएनए कहीं भी तैर रहा है ना, तो इसके अंदर तू डाल दे चिल्ड इथेनॉल, ठंडी ठंडी दारू। चिल्ड इथेनॉल में मैंने क्या कहा था, डीएनए दारू पी के ऊपर ऐसे तैरने लग जाता है ना, ऐसे याद किया था हमने। तो डीएनए ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएगा। अब बेटा तो डीएनए को बाहर निकालेगा ना, उसको स्पूलिंग कहते हैं। निकालेगा कैसे, डीएनए का थ्रेड ऊपर तैर रहा है ऐसे मस्त, कुछ नहीं करना है, एक रॉड लेनी है और उस रॉड को अंदर डालना है और ऐसे घुमा देना है, जैसे नूडल्स के लिए डालता तुम फॉक अंदर डालते फिर उसको घुमा देते हो, नूडल्स फॉक के आसपास लग जाते हैं, उसी तरीके से करना है। अबे समझ आ रहा है? यो मैम। ठीक है। तो व्हाट इज स्पूलिंग, अभी थ्रेड को ये जब रॉड है इसको बाहर निकालेगा ना, तो डीएनए का थ्रेड भी इसके साथ घुमा हुआ बाहर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज स्पूलिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द मीडियम। जो मीडियम था जिसके अंदर तूने डीएनए का सैंपल है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को, जो कृति ने बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे कि व्हेन द डीएनए इज सेपरेटेड बाय एडिंग चिल्ड अल्कोहल, जब चिल्ड अल्कोहल दैट इज इथेनॉल आप डालोगे तो डीएनए का फ्रेगमेंट ऊपर आ गया। अभी जो ऊपर फ्रेगमेंट आ गया इसको बाहर निकालना इज स्पूलिंग, ये वाला स्टेप स्पूलिंग है। समझ आई? यो मैम। कृति समझ आया कि आंसर कहाँ पे कंप्लीट होना था? यस मैम। बस तूने ये नहीं मेंशन कर स्पूलिंग क्या है, बाकी तेरा कॉन्सेप्ट ठीक था। तो बेटा जब तक बोलोगे नहीं तब तक तुमको ये नहीं पता चलेगा तुम गलत क्या हो। समझ रहे हो? तुम सबने आंसर लिखा ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कमी था। जैसे सूर्यांश ने बहुत अच्छे से लिखा कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है हम उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। मैं इसके ऊपर एक पूरा का पूरा फिल्म रख सकती हूँ, नाइट्रोसेल्यूलोज एक शीट रख सकती हूँ और उसके ऊपर इसको प्रिंट कर सकती हूँ, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। कोई इल्यूजन थोड़ी है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि यार इसमें उखाड़ के जल बाहर निकाल लेते हैं, राइट? थोड़ा समझ आया? यो मैम। यस मैम। इसे पार्टिसिपेट किया करो, ज्यादा से ज्यादा गलत दे दोगे ना आंसर, लेकिन कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट किया करो और अपना आंसर खुद ही दिया करो। अरे गलत दे दोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर तो राइट, घबराने से तो कुछ होगा भी नहीं, वैसे भी यहाँ घबराओगे तो कैसे चलेगा, कहाँ कहाँ घबराओगे है क्या? ठीक है। अच्छा टर्म सी ना, एक सेकंड मैं टर्म पूछ लेती हूँ, अभी कंप्लीट होगा, एक सेकंड। बेटा व्हाट इज, हमने अभी करा ना चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मींस आपने इसको पढ़ा होगा। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? तुम चैट में लिखो, फिर करेक्ट करते हैं इसको। चैट में लिखो व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। चैट में लिखो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियन। पहले वर्ड लिख लेना, किसकी डेफिनेशन लिख रहे हो, ठीक है? राइट दिस, लेट्स डिस्कस दिस, क्योंकि यही है जो कंफ्यूज करेंगे, बाकी तो तुम कर लोगे, इतना तुम पढ़ चुके। तुमको जो आता है जैसा आता है वैसा लिखो। जैसा आता है वैसा लिखो, लेकिन लिखना जरूर।
3 मिनट दूंगी बस। चलो भी okay, it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction that produces seeds without fertilization. सिमरन खुद लिखा है बेटा? ओके एपोमिक्सिस सर्च अच्छा नहीं लिखा बेटा तूने। गलत है कुछ। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू प्लांट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एपोमिक्सिस तो बहुत जनरल लैंग्वेज देती है ना, तूने स्पेसिफिकली एपोमिक्सिस में क्या चीज बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन? सीड या फ्रूट? सीड। बिना सीड के मेंशन कर रहा है ना, तो एपोमिक्सिस का सेंस नहीं बनता। वो तो सिंपली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है ना, राइट? तो स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें स्वीट वर्ड, ये कीवर्ड मेंशन करना था, नहीं तो ये इनकम्प्लीट है। गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे पार्थिनोकार्पी तूने अच्छा लिखा है। वो शांतिनी, कोट सूर्यांश, पॉलीएम्ब्रियोनी सिर्फ सूर्यांश का आता है। गुड हर्ष। और कोई? आर्यन, नीता, शालिनी, शिल्पी, सतेंद्र, सात्विक, सिमरन, महक, हिमानी, मयंक, प्रीति। मैम लिख दिया। ओके ठीक है। यस मैम। ठीक है चल, देखो बेटा इंटरेस्टिंग टर्म्स है। एपोमिक्सिस क्या होती है?
to produce seed without fertilization. हाँ देखो, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पिका भी सेम है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fusion of gamete. हाँ, फ्यूजन ऑफ गैमीट है ना, एग और मेल गैमीट के बीच में फ्यूजन ना हो, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, स्पेसिफिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन बन क्या जाता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। हाँ, ये याद रखना है, सीड बन गया। बहुत होता है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाए आपका फ्रूट, तो मैं उसको कहूंगी पार्थिनोकार्पी, ठीक है। कार्पी मतलब एडिबल चीज। एपोमिक्सिस थोड़े यूनिक हो गया। पार्थिनोजेनेसिस, जेनेसिस इज सिंथेसिस। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन की बात करते थे, कार्प से हम प्लांट की बात करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के आप क्या बना रहे हो? ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ये क्या बात होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग कैसे बना दिए? भाई कुछ नहीं, ये हमें बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाता है किसमें, इन बी के केस में देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं? हाँ, कैसे बनता है बेटा? मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन से जो बनते हैं वो फीमेल बीज होती है, वर्कर बीज, और जो सिर्फ एग से बन जाता है उसको ड्रोन्स बोलते हैं। हाँ, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अपने पास पाउच में अच्छे से स्पर्म को इकट्ठा कर लेती है। तो स्पर्म और एग की फ्यूजन से जो वो बच्चे पैदा करती है, उनमें से एक तो क्वीन ही बनेगी फ्यूचर में, और बाकी सारी की सारी वर्कर भी बनती है। फीमेल को जन्म देती है, फीमेल सॉरी मेल करती है, मैंने फीमेल होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके पास खत्म हो जाएंगे एग, तो जब एग खत्म, सॉरी उसके पास सारे स्पर्म खत्म हो जाएंगे, अब उसके पास सिर्फ एग्स बचे हैं, और वो एक ही बार स्पर्म इकट्ठा करने जाती है ना, दोबारा तो जाएगी नहीं। अब जो उसके एग है वही मॉडिफाई होके क्या बनाने लग जाते हैं? ऑफस्प्रिंग। और ये कौन से ऑफस्प्रिंग बनाते हैं? इनको हम बोलते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स आर द मेल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। औरों में भी होता है, हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर मैं पोलॉइडी बोलूं, क्वीन की पोलॉइडी क्या है? एन या 2n? 2n। वर्कर की 2n। फर्टिलाइजेशन से बना तो 2n, और जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है ड्रोन, दैट वुड बी n। हाँ, तो देखो उसका मेल हमेशा खुद ही n होता है, ठीक है। तो जो मेल स्पर्म बनाएगा, स्पर्म बनाते टाइम क्या वो मियोसिस करेगा? नो मैम। करेगा यार, जब उसकी पूरी बॉडी n की है, जो स्पर्म में चेंज हो रहा है वो भी तो n ही है। कभी भी n को हाफ नहीं किया जाता, ठीक है, इसको हाफ मत कर देना। लेकिन जब क्वीन एग बनाएगी तो क्या वो फर्टिलाइजेशन करे, मियोसिस करेगी? यस योया मैम। ऐसी एग बनाते हुए मियोसिस करेगी, ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत सिंपल है, बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाना, एम्ब्रियो से एग बन जाना है किसी भी प्लांट के अंदर। इस सिट्रस के अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, अगर मैं आपको पॉलीएम्ब्रियोनी दिखा दूं ह्यूमन के केस में, याद करके देखना, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना। ये बन के हमारे फिंगर, यार है हमारे फिंगर। हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस यहाँ पर जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट बना एग और स्पर्म के फ्यूजन से। ये जाइगोट जाते 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 सडनली ये दो अलग जाइगोट में चेंज हो गया, टूट गया, और फिर ये जाके भाई साहब अलग अलग जगह पे इम्प्लांट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई एक जाइगोट दो डाइगोट में टूट गया ना। अब ये भी एक जाइगोट है, जाइगोट ए, और ये भी एक जाइगोट है, जाइगोट बी। दोनों का जेंडर क्या होगा, सेम या अलग? सेम। कैसे बना? यहाँ पर एग होगा, उसके ऊपर आके कोई एक स्पर्म फ्यूज हुआ होगा कभी, तब जाके वो पूरा का पूरा जाइगोट बोल रही हूँ ना मैं। तो जो भी क्रोमोसोम ये हमारे पास स्पर्म लेकर आया, लेट्स से वो एक्स लेकर आया और फीमेल के पास एक्स था, तो ये लड़की तो हुई। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं दो में, अबे तो एक्स एक्स ही तो जाएगा, लड़की होगी ना, लड़के थोड़ी हो जाएगा वो, राइट, क्योंकि स्पर्म तो एक ही फ्यूज करा है। तो ऐसे वाले ट्विंस को हम क्या बोलते हैं? मोनो जाइगोटिक, एक ही जाइगोट से बने मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, साइंटिफिक टर्म मोनोजाइगोटिक ट्विन, ठीक है, बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। जो बिल्कुल सेम दिखने वाले ट्विंस होते हैं ना, उनका जेंडर भी बिल्कुल सेम होता है, और वो ऐसे बनते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक एम्ब्रियो की जगह ज्यादा एम्ब्रियो बन गए ना, दो एम्ब्रियोज बन गए यहाँ पे। लेकिन स्पर्म कितने यूज हुए? स्पर्म कितने यूज हुए? 1 और एग 1 बनने कितने थे? जाइगोट 1 और एम्ब्रियोज से कितने बनते? 1।
हाँ, लेकिन एक स्पर्म, एक एग से, एक जाइगोट से एम्ब्रियो बन कितने गए? 2 पॉली एम्ब्रियोनी। इसकी जगह 3 भी हो सकते थे। फिर वो वाले ट्विंस कौन से होते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम नहीं लगते और उनके जेंडर अलग अलग होते हैं? उनके केस में क्या होता है? ये बात जाननी चाहिए मुझे। एट ए टाइम 2 ओवम प्रोड्यूस होते हैं जिनके साथ फ्यूज आते हैं 2 स्पर्म। हाँ, उसमें अलग अलग स्पर्म आते हैं। मान ले यहाँ पर एक अंडा रिलीज हुआ है, हो सकता है इसी ओवरी में एक और अंडा हुआ हो, मैं इस वाली ओवरी में दिखाऊंगी, तो इस वाली ओवरी में भी एक एग रिलीज हुआ है। अब एक स्पर्म ने यहाँ के फ्यूज कर लिया, एक स्पर्म ने यहाँ के फ्यूज कर लिया। बाई चांस इसमें हो सकता है इसमें वाई आया हो, इसमें एक्स आया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इम्प्लांटेशन हो गई। लेकिन अब इस केस में जो ये एम्ब्रियो है, ये है मेरा लड़का एक्स वाई, और ये वाले कौन सी है? मेरी लड़की सेक्स। होंगे तो ये भी ट्विंस, क्योंकि मदर का एग तो मदर सेम ही रिलीज कर रही है ना। फादर का बस जेनेटिक मटेरियल का टेस्ट फर्क है, बिल्कुल सेम न्यूट्रिशन में, सेम इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहे हैं, तो एक दूसरे से काफी मिलते हैं ये। लेकिन इनमें थोड़ा फर्क होता है क्योंकि ये अलग अलग गैमेट की फ्यूजन से बन रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, किसमें करना होता ज्यादा अच्छा रहेगा? मोनोजाइगोटिक ट्विन, इनको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक, क्योंकि 2 जाइगोट बने। डाइजाइगोटिक ट्विन, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट ज्यादा सक्सेसफुल होगा? मोनोजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक, क्योंकि देखो ये एक ही जाइगोट से बने हैं ना, तो इनके ऑलमोस्ट सेल एक जैसे से मिलते हैं, तो ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ना मोनोजाइगोटिक ट्विन के बीच में है, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं ना, वो एक दूसरे को ऑर्गन आराम से डोनेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। मजा आई? दिस इज ऑल्सो पॉलीएम्ब्रियोनिक। और ये सेम चीज आपको किसके अंदर मिल जाएगी? ऐसे ही सेम चीज आपको सिट्रस के प्लांट में मिल जाएगी, जिसमें बीज बहुत सारे हैं ना बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनिक ये सब बहुत सारे एम्ब्रियो सैक बन गए ना। तो सिट्रस हो गया, या फिर आपने कभी संतरा खाया हो, संतरा तो आजकल खा ही रहे हो, है ना? क्लास में तुम बताते ही हो संतरे खा रहे हैं, सिट्रस, राइट। तो हमारे केस में भी होता है, जरूरी नहीं सिर्फ प्लांट तक। क्लियर? बहुत पास पास की टर्म है ना, बस याद रखना कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, इसमें सीड था, इसमें फ्रूट था, है ना, इसमें ऑफस्प्रिंग था, ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो है कि बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, राइट। डन? ये मैम। यस मैम। ठीक है, वापस आते हैं। एक रहता था, एक कौन सा रहता था तुम्हारा इसमें से क्वेश्चन? अच्छा, मैंने तुम्हें गोल्डन राइस के ऊपर वो नोट्स भेजे थे, तुमने देखे? बेटा गोल्डन राइस पे मैंने नोट्स भेजे, तो 2 मार्क के हिसाब से बहुत है, तो प्लीज उसको नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क में तो तुम्हारे पास आंसर नहीं बनेगा, तो उसको नोट कर लेना, दैट विल हेल्प यू। ओके, अब मुझे बताओ, यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करा था हमने, व्हाई हीमोफीलिया अकर इन मेल ओनली? नो मैम। अच्छा, फिर ये कर लेते हैं एक बार। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। व्हाट इज हीमोफीलिया? कौन सी डिजीज है? जनरल बता दो। X-linked recessive X-linked disease. एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ओके। व्हाई हीमोफीलिया अकर इन मेल ओनली? लेट्स से ये सिर्फ 1 मार्क का हो, क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे कि सिर्फ पुरुषों में क्यों होता है? जो भी तुमको याद है, राइट इन द चैट बॉक्स। तुम आंसर नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा ना, चैट में लिख के दिखाओ, लेट्स सी। बता देती हूँ, और डिसऑर्डर कौन सा है, सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। आंसर इससे बन जाएगा, सेक्स लिंक्ड दैट इज आल्सो एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम की डिजीज है ये, देखो। ओके, गुड नीता, ठीक है शिल्पी।
ओके, हर्ष ने भेजा है। Male has X and Y chromosome, so only one X chromosome. So if X chromosome is affected, male is hemophilic. थोड़ी टूटी टूटी इंग्लिश होगी. It is a sex-linked disease in which blood do not clot normally. अबे वो क्वेश्चन था, why hemophilia occur in male only? Hemophilia is a sexually recessive disease, mostly occur in male because in case of male there are only one X chromosome. क्योंकि मेल में सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम होता है. थोड़ी इंग्लिश खराब लिख रहे हो तुम यार. हीमोफीलिया सिर्फ मेल में क्यों होता है? क्योंकि इनके पास सिर्फ वन एक्स क्रोमोसोम होता है. कृति आंसर इनकम्प्लीट है तेरा, पिछला वाला भी इनकम्प्लीट था. ठीक है, मेल हैव वन एक्स क्रोमोसोम. in a pair of XY क्रोमोसोम. XY क्रोमोसोम के पेयर में मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है. तो इससे ये थोड़ी पता चल गया मेल को क्यों हुआ. फिर हम नीचे लिखेंगे, इफ X क्रोमोसोम कैरीज जीन फॉर हीमोफीलिया देन मेल विल बी इफेक्टेड. और इसको तुम बनाओगे कि इसके ऊपर एक हीमोफीलिया का आगे और ये, क्योंकि रिसेसिव जीन है, अकेला एक्स एक्सप्रेस कर जाएगा ना. इफ एक्स कैरी क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर हीमोफीलिया देन मेल विल बी इफेक्टेड. दैट इज व्हाई मेल को इफेक्ट हो जाता है. बट इफ वन एक्स कैरी जीन फॉर हीमोफीलिया, कंपैरिजन भी तो करोगे कि हीमोफीलिया के लिए वन एक्स कैरी कर रही है, देन फीमेल विल बी कैरियर. फीमेल कैरियर हो जाएगी, ये बात तुमको पता है, पर ये लिखोगे तो. और ऐसे क्रॉस बना दो एक्स एंड एक्स. इसको हीमोफीलिया का एक जीन है, दूसरा नहीं है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तुमने स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो ये कैरियर होगी ना. जो बात दिमाग में सोच रहे हो उसको लिखना भी तो पेपर में, समझ आई? आपने 1 मार्क्स का बोला था, तब उतना लिखा. अच्छा, अभी समझ आया? यस मैम. जब तक तूने ये नहीं लिखा ना कि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम था और उसके ऊपर जीन है तो वो एक्सप्रेस कर गया, तब तक वो आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. अगर 1 मार्क का लिखना था तो यहाँ तक तो लिखना पड़ता था तब भी बेटा, समझे? ऐसे ऐसे लिखा, थोड़ी इंग्लिश होगी. इंग्लिश सही नहीं आई लेकिन तेरी. कृति समझ आया तेरा आंसर कैसे इनकम्प्लीट था? आंसर लेकिन तेरा सही जा रहा था, तेरा आंसर इनकम्प्लीट हो रहा है. आंसर को पूरा कर. ओके, पढ़ के देखा कर उसका सेंस Yes, बन रहा है. ma'am. नहीं, अगर सेंस नहीं बन रहा है, मतलब पढ़ के देखा कर, अगर वो पूरा सेंस बन रहा है तो ठीक है. अगर नहीं बन रहा तो तू दिमाग में सोच रही है पर उसको लिख नहीं रही है. ऐसे तुमको आता हुआ नंबर आ जाएंगे तेरे, क्या फायदा, जबकि अच्छा लिख रही है. बेटा शिल्पी, वाई क्रोमोसोम पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे लिखा है. ठीक है, चलो. ओके बेटा जी, कल रिवोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो आ जाना, पढ़ के आना, और अब पढ़ के आना ताकि अपने डाउट्स लेकर आओ.